वेक्टर एनालिसिस आज का एजेंडा। बड़ा गंदा लिख गया है तो, थोड़ी राइटिंग को सुधारा जाए। वेक्टर एनालिसिस ये है क्या वेक्टर सही मायनों में? क्वांटिटीज जो होती हैं, पीक्यूज जो होते हैं, हमें 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि दो तरह से डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। ऐसा कहा जाता है कि जिन चीजों को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े और डायरेक्शन की कोई जरूरत ना पड़े, देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन, और या कह लो कि उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, तो डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? कि जिस क्वांटिटी के साथ आप डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते हो उनको आप कहते हो स्केलर। पर जिन क्वांटिटीज में अपना मैग्नीट्यूड तो हो, साथ ही साथ उनको डिफाइन करने के लिए उनकी डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी पड़ जाए, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। पर एक इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो वो डेफिनेशन है जो बच्चों वाली है, 9th क्लास में पढ़ते थे। थोड़ी सी यहां बढ़ जाएगी। हम वेक्टर्स को ऐड करने का जब तरीका सीखेंगे उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हाँ, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, साथ ही साथ वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करते तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होंगी। पर फिलहाल तो यहीं से चलते हैं कि डायरेक्शन की जरूरत होनी चाहिए, और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, उनका अलजेब्रा बिल्कुल अलग है, उनको जोड़ने घटाने के तरीके अलग हैं, तो उनका मैथमेटिक्स हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलेंगी जिनमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मान लो कि अगर कहा जाए कि टाइम एक क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर है? अगर कब सवाल आए क्या ये वेक्टर है, तो सबसे पहले ये पूछ लेना चाहिए कि क्या टाइम ईस्ट की डायरेक्शन में 2 बज जाते हैं उसी समय वेस्ट में क्या 5 बज जाते हैं? या अगर मैं ईस्ट के डायरेक्शन में 2 सेकंड में 2 सेकंड बीते तो क्या वेस्ट में उतनी देर में 3 सेकंड बीतेंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब यू कैन नॉट असाइन द डायरेक्शन, डायरेक्शन आप असाइन ही नहीं कर सकते हो, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर। अच्छा, अब लेंथ की बात करो। लेंथ अपने आप में कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर है? लेंथ लेंथ है भाई, किसी भी चीज को नापो, किसी भी डायरेक्शन में नापो। मान लो आपके पास 6 फीट का एक स्केल है, और 6 फीट के स्केल को आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख के नापोगे, वेस्ट में नापो, साउथ में, नॉर्थ में, वर्टिकल, कुछ भी कर लो, मिलेगा तो 6 फुट का ही। अच्छा, टेम्परेचर की बात कर लो। अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये भी स्केलर है। ऐसा कैसे स्केलर है? अगर ईस्ट में जाकर के नापोगे अपना टेम्परेचर, मान लो 37 निकला, तो वेस्ट में क्या 34 निकल आएगा? बिल्कुल नहीं। 3 क्वांटिटीज हो गई। मास की बात कर लो, मास भी स्केलर है। ऐसा तो नहीं है कि आप जब डायरेक्शन बदलते हो तो आपका मास बदल जाता है, मास भी वही है। अच्छा, और बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर है ना भाई, किसी भी दिशा में हो क्या फर्क पड़ता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सर ये तो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अगर आप गौर से देखो तो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने यहां लिख दी है आपके सामने, एंड ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर इन नेचर। तो वेक्टर शब्द हमारे फिजिक्स में आया कहां से? जब सारी क्वांटिटीज इन स्केलर क्वांटिटीज से ही मिलकर बन रही हैं, तो ये वेक्टर का लोचा आया ही कहां से? तो वेक्टर का लोचा यहां से आया कि हाउ वी डिफाइन थिंग्स। हम लेंथ ही नाप रहे हैं, लेकिन लेंथ को डिफाइन करने के तरीके में चेंज ले आते हैं। हम चीजों को जिस तरह से डिफाइन करते हैं, वो डेफिनेशन का तरीका, चीजों को समझने का तरीका, एक्सप्लेन करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम उसमें डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब चीजों में डायरेक्शन अपने आप नहीं होती है। हम क्वांटिटीज को जिस तरह एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम उनमें डायरेक्शन अपने आप लेकर आ रहे हैं। हम ऐसी खुद क्वांटिटीज क्रिएट करना चाहते हैं जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने, लेकिन हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे चीजों को कि जिनमें डायरेक्शन आ जाए। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप देखें बेटा, इसमें आपके पास मान लो कि अवलीन खड़ी है यहां पे एकदम नशे में, और यहां पर रखी हुई है एक बोतल।
और बोतल भरी हुई भी है, तो थोड़ा सा लालच भी आ गया अवलीन को, आधी भरी है। अब अवलीन से कहा गया कि 3 फीट की दूरी पर, 3 फीट क्या, इसको 3 मीटर कर लो, 3 मीटर की दूरी पर बोतल रखी है, लेकिन अवलीन की आंखें बंद है, उसके पट्टी बांध रखी है आंखों में, जाओ बोतल ढूंढो। तो 3 फीट के लिए अवलीन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, बाहर की तरफ भी आ सकती है, अंदर की तरफ भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऊपर भी सोच सकती है और नीचे भी सोच सकती है। अगर मैं इस बॉटल की पोजीशन बताना चाहता हूं, तो क्या मुझे जरूरी है यह बताना कि किस डायरेक्शन में वो रखी है? लेट अस कंसीडर दिस डायरेक्शन टू बी ईस्ट। अगर मैं अवलीन को कहूं कि 3 मीटर ईस्ट में बोतल रखी है, तो अवलीन ये सब कुछ भी नहीं देखेगी, अवलीन कहेगी ये ईस्ट की डायरेक्शन है और मेरी बोतल यहां रखी है। इसका मतलब मैंने पोजीशन नाम की एक क्वांटिटी डिफाइन की, जिसमें मैं एक्चुअली नाप तो लेंथ ही रहा हूं, डिफाइन में लेंथ ही कर रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअली पॉइंट स्पेस में किस जगह लोकेटेड है, उस लोकेशन को ढूंढने के लिए मैंने एक टर्म डिफाइन किया पोजीशन, और डायरेक्शन बताना इसमें बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि सेम डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती थी, मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट को ढूंढना था, तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया, मैंने नई चीज डिफाइन की, पोजीशन। कोई परेशानी किसी में इसको? अब दूसरा केस इसी में, इस पोजीशन की खास बात क्या है कि अवलीन ही खड़ी थी और अवलीन के 3 मीटर की डिस्टेंस पे वही बोतल रखी हुई थी, आधी भरी हुई। ठीक, अवलीन से कहा गया कि 5 मीटर की डिस्टेंस पे बोतल रखी है, और कहा गया कि ईस्ट में देखो 5 मीटर की डिस्टेंस पे बोतल रखी है। तो अवलीन चलते 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 आएगी और यहां से यहां 2 मीटर हो जाएंगे, अवलीन यहां आके खड़ी हो जाएगी और कहेगी नहीं नहीं, यहां तो कोई बोतल ही नहीं रखी है, आंखें बंद है अभी अवलीन की। तो हमने कहा नहीं नहीं, बोतल तो 5 मीटर पर ही रखी है, ये सर जी हैं, ठीक, बोतल तो 5 मीटर पे ही रखी है। तो अवलीन ने कहा रे 5 मीटर तो हम चल के आए हैं, पर हम तो यहां खड़े, यहां तो कोई बोतल नहीं है। तो हमने कहा कि 5 मीटर मुझसे, जहां मैं खड़ा हूं वहां से 5 मीटर अगर मैं ईस्ट में देखता हूं तो बोतल है, तुम कहां खड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यह भी आया कि जो 5 मीटर में बता रहा हूं, वो 5 मीटर की दूरी कहां से नापी जा रही है यह भी बताना बहुत जरूरी है, और किस डायरेक्शन में वो दूरी नापी जा रही है ये भी बताना बहुत जरूरी है। यानी अगर मैं किसी भी चीज की लोकेशन, पोजीशन, पोजीशन की जगह लोकेशन शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो, पोजीशन या लोकेशन या ऐसा कुछ भी मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मुझे एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि मैं किस डायरेक्शन में उस चीज को पा रहा हूं, कितने सेपरेशन में उस चीज को पा रहा हूं, और किस ओरिजिन से वो सेपरेशन नापा गया है। क्योंकि अगर मेरी पोजीशन से नापा जाएगा तो 5 मीटर, और अवलीन की पोजीशन से नापा जाएगा तो 3 मीटर। इसका मतलब आई हैव टू आंसर अबाउट द डायरेक्शन as well as the magnitude, and magnitude will depend upon the location from which we are observing the things। ठीक, तो मैं 3 चीजें बताने की कोशिश करता हूं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और कहां से मैं नाप रहा हूं। कहां से मैं चीजों को नाप रहा हूं, इसके लिए एक चीज निकल के आती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, मैंने भी कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं, आप भी आगे चल के कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, बट हमारे लिए जो मेजरली इंपॉर्टेंट अपने इस सेशन में है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये परपेंडिकुलर एक्सेस ही क्यों बनाई जाती हैं, ये जब मैं वेक्टर आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूंगा तब आपको अच्छी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये ओरिजिन है 0,0,0। अगर मुझे कोई पॉइंट यहां है जिसका लोकेशन है ए, मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालूं एक्स जेड प्लेन में, तो यहां पड़ता है, ठीक, इसका लोकेशन 1,1,1 है। इसका मतलब ये एक्स में भी एक दूरी चलने पर आया है, वाई में भी एक दूरी चलने पर आया है, जेड में भी एक दूरी चलने पर आया है। इसका मतलब आई कैन ड्रॉ अ क्यूब फॉर इट, और जो क्यूब मैं बनाऊंगा उस क्यूब के वर्टेक्स पर ये पॉइंट मेरा रहने वाला है।
ये हो गई इसकी डायरेक्शन। इसमें मैंने एरो क्यों बनाया? एरो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये वो लोकेशन है, ये वो पॉइंट है, ओरिजिन, जहां से मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ये एरो वो लोकेशन डिनोट कर रहा है जहां पे मेरा फील्ड पॉइंट है, यानी जिस लोकेशन को मुझे ढूंढना है वो कहां है। तो अगर मुझे डायरेक्शन असाइन करनी है तो आई हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो। बहुत सिंपल टेक्निक है एरो से रिप्रेजेंट करना, और ये तरीका आ जाता है, यहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम चालू हो जाएगा। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूजेज यहां पर आता है। खास बात क्या है कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप होगा, अच्छा लगेगा, तो हम जब वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने लग जाएंगे तो हम डिफाइन करने के लिए या डिनोट करने के लिए एरो का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये हिस्सा जो है ये कहलाएगा टेल ऑफ एरो, और ये हिस्सा जो है ये कहलाएगा हेड ऑफ एरो। अच्छा, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ। और ये जो कहलाएगा लेंथ ऑफ एरो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये रिप्रेजेंटेशन है। इसका क्या मतलब है वो समझो। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज में कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज लिखना चाहूं तो आप सब अपना माइक अनम्यूट करके मुझे वेक्टर पीक्यूज के एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे होते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं कि हमें बिल्कुल नहीं पता है। पोजीशन उसमें से एक है। पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो एक है। अब अगर मैं ये कहूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी तुम देख सकते हो, मान लो 1,1,1 से अगर मैं किसी इस पॉइंट पर आ गया तो क्या मैं अब यहां आ चुका हूं? हाँ। और अगर कोई कहे कि मैं कैसे आया, तो फिर ये बताया जा सकता है कि देखो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां से आया मुझे पता नहीं, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, इनको मिलाने वाली लाइन जो रेड लाइन है, दिस लाइन विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट होगी, पाथ से फर्क नहीं पड़ा। और अब इसकी जगह पे मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाती है, फोर्स से मुझे मोमेंटम के बारे में याद आता है। ठीक है ना, मोमेंटम से मुझे एंगुलर मोमेंटम याद आता है। ये सब तो अभी तुम्हें नहीं पता होगा, बट स्टिल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसी 50 और क्वांटिटीज हैं जो लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन एरोज का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सामने यहां बना के दिया है। इन एरोज में एक टेल है, एक हेड है, और सबको इतना तो क्लियर होगा कि जो हेड है वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ हमारा वेक्टर पॉइंटेड है, किस तरफ हमारे वेक्टर की डायरेक्शन है। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि जो टेल एंड हेड है, ये दो चीजें आपको मिलकर के डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे देंगी। ये टेल एंड हेड का मतलब क्या है कि एरो बनाने का मतलब कॉपी पे कैसे दिखाया जाए, पेपर पे कैसे क्रिएट किया जाए चीजों को, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल किए गए हैं। और जो लेंथ ऑफ एरो है वो मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे मैंने कहा कि ये एक मेरा एरो है जो 3 सेंटीमीटर लंबा है और 10 न्यूटन की एक अच्छी सी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 10 न्यूटन की फोर्स के लिए मैं 3 सेंटीमीटर इस्तेमाल करता हूं। तो अगर मेरे पास फोर्स 30 न्यूटन की होगी तो क्या मुझे एरो 9 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द लेंथ इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ये बात तो दिमाग में रखनी है। ठीक, इसके बाद जो बात आती है वो ये कि नोटेशन कैसे लिखा जाए। तो नोटेशन बहुत तरह के वेक्टर के होते हैं। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है, लेट अस से उसको मैंने ए नाम दे दिया, ए। जैसे फोर्स के लिए हम एफ इस्तेमाल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि चलो ए इस्तेमाल कर लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर वो वेक्टर है तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और ये वाला एरो जो मैंने बनाया है ये ऊपर वाले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर वाला जो है इस राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट में भी हो सकता है। लेफ्ट में कैसे हो सकता है? अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी मान लो फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो मैं लेफ्ट में रिप्रेजेंट करूंगा, ऊपर लग रही है तो मैं ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा, नीचे लग रही तो मैं नीचे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे लग रही है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं उसका सिंबल बना रहा हूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए सच एज फोर्स, तो उसके ऊपर ऐसा एरो बना देने से यह पता चल जाता है कि हाँ वो वेक्टर है। कई किताबें एरो ना बना के सिर्फ बार बना देती हैं तो भी वो वेक्टर है। कई किताबें ये सब कुछ ना करके मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा ए बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं बोल्ड लेटर, तो भी वो वेक्टर ही कहलाता है। और मैंने आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर से सीखा था कि क्वांटिटी के सिंबल के नीचे बार बना देने से भी वो वेक्टर होता है। ये मैंने किसी और को कभी करते देखा नहीं। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। खास क्या है इस वेक्टर क्वांटिटी में जो इतना पीछे पड़े हैं? उसका कारण देखो कि अगर मैं ये कहूं कि इस तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स और इधर लग रही है 10 न्यूटन्स, तो बताओ एफ नेट कितनी है? 0। अगर मैं कहूं कि इधर लग रही है 10 न्यूटन्स और इधर ही फिर से लग रही है 10 न्यूटन्स, तो बताओ एफ नेट कितनी है? तो तुम कहोगे 20 न्यूटन्स। गौर से देखो, एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चेंजेस, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स चेंज? हाँ, यानी कि इनको जोड़ने और घटाने के वो नियम नहीं है जो नॉर्मल नंबर्स को जोड़ने घटाने के होते हैं। 10 और 10 20 ही होता है, यहां पर 0 हो जाता है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन के हिसाब से एक दूसरे के इफेक्ट को एनहेंस भी कर सकती हैं और नलीफाई भी कर सकती हैं। लेफ्ट वाले एग्जांपल में जहां 0 आ रहा है कंप्लीटली नलीफाई कर रही हैं, और राइट वाले एग्जांपल में जहां 20 आ रहा है यहां कंप्लीटली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह ये भी 10 न्यूटन हो सकता है और किसी ऐसी डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन हो सकता है। तो जो एफ नेट होगा वो पक्का पक्का 0 से तो बड़ा होगा और पक्का पक्का 20 से तो छोटा ही होगा। ठीक, तो इनके जोड़ने घटाने के वो नियम नहीं है, इसलिए नियम कुछ और आ जाते हैं। अब जब नियम कुछ और आ जाते हैं तो वो नियम हमें सीखने पड़ेंगे इनको जोड़ने घटाने के। क्या नहीं आया? ये लास्ट वाला टॉपिक देखो ना, जब ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है तो फोर्स मैक्सिमम अपोज कर रहे हैं तो फोर्स 0 हो जा रही है। जब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में ही है तो मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। अब अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट और जस्ट एक दूसरे के साथ ना हो तो कुछ तो ये अपोज कर रहे होंगे और कुछ एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं भी डाल रहे होंगे। तो पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहा है ये, तो पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहा मतलब 0 तो नहीं बना पा रहा, लेकिन इतना है कि सपोर्ट भी नहीं कर रहा तो 20 भी नहीं बनाएगा। तो जो एफ नेट होगा वो पक्का पक्का 0 से तो बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा, क्योंकि पूरी तरह से नलीफाई भी नहीं कर पा रहा और सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। ये मिनिमम केस है और ये मैक्सिमम फोर्स का केस है। इसके बीच में जो भी डायरेक्शन में हम फोर्सेस को जोड़ेंगे इनके बीच में ही वैल्यू लाई करेगी, तो लाई करने तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कुछ तरह के वेक्टर्स हमारे पास आते हैं। जिन तरह के वेक्टर्स हमारे पास आते हैं उनमें वेक्टर के कुछ नामकरण संस्कार होते हैं जो जरूर 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 याद होने चाहिए। इनमें से मैं आपको कुछ वेक्टर्स के नाम बताता हूं किस तरह से होते हैं। प्लेन समझते हो तुम लोग? प्लेन समझते हो? प्लेन, प्लेन एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब सरफेस। अगर प्लेन समझते हो तो ऐसा समझ लो, अगर मैं कहूं कि प्लेन में कोई चीज रखी है तो प्लेन में रखे होने का क्या मतलब होता है कि कोई चीज एक सरफेस पर रखी है। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन बोलूं तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन में वो नहीं है। यही तो मतलब हुआ। एक्स वाई समझना बात को। जैसे मैंने कहा कि ये है मेरा एक्स एक्सेस, ये है मेरी वाई एक्सेस। कोई लाइन मैंने बनाई हुई है एक्स वाई प्लेन में, तो इतना तो तय है कि जेड एक्सेस में बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में ही है, इस प्लेन में ही है और कहीं नहीं है। इतना तो समझ आता है। बस इसके बाद ही बस कहानी चालू हो जाएगी। अच्छा एक बात समझना, मैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लाइक वेक्टर्स।
लाइक वेक्टर्स का मतलब वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शंस आर सेम, ठीक। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये देखो और ये देखो, मैंने कहा ये वेक्टर ए है और मैंने कहा ये वेक्टर बी है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ नोटेशन, इसलिए आप भी इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। ज्यादातर टीचर इसी के लिए कंफर्टेबल होते हैं। ये दूसरे टाइप का वेक्टर मेरे पास जो है, ये लाइक वेक्टर्स जो है ना, इन लाइक वेक्टर्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के पैरेलल भी हो और साथ ही साथ एक ही डायरेक्शन में हो। अब एक नया टर्म आता है इक्वल वेक्टर्स। अच्छा मुझे बताओ कि दो चीजों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो क्या वो इक्वल हो जाती हैं? माइक अनम्यूट कर लो प्लीज, आंसर करो। दो चीजों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो क्या वो इक्वल हो जाती हैं? जनरली तो हम लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि हो जाती है, पर सच बात यह है कि वेक्टर्स के केसेस में लेट अस से ये डायरेक्शन है 10 न्यूटन फोर्स की और ये डायरेक्शन है 10 न्यूटन फोर्स की, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। क्यों नहीं कहेंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्वांटिटीज इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्शन डिफिनेशन के लिए जरूरी है, फोर्स को यानी वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है, तो मैं किसी क्वांटिटी को तब तक डिफाइन नहीं कर सकता अगर वो वेक्टर है, जब तक मैं उसका ये मैग्नीट्यूड ना बता दूं और उसकी डायरेक्शन ना बता दूं। और फिर दूसरी फोर्स है जिसका मैंने मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन बताई, तो जब तक मैं दोनों चीजें नहीं बताता आई कैन नॉट डिफाइन अ वेक्टर। और जब मैं दोनों चीजें डिफाइन करता हूं तो 10 और 10 तो मैच कर जाते हैं, पर ईस्ट और वेस्ट मैच नहीं करता। इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर कैसे हो गए? इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो जो मैग्नीट्यूड बराबर होने पर इक्वल हो जाते थे वो स्केलर्स हुआ करते थे, वेक्टर्स नहीं हुआ कर सकते थे। वी हैव टू डिफाइन अ वेक्टर बाय इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल as well as directions are same। इस आर्ग्यूमेंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे बहुत पागलों की तरह ये चीज इस्तेमाल होगी और तुम लोग कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए याद रखना कि कभी भी किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, वन इज डायरेक्शन, अदर इज मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल है वेक्टर तो डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ। अच्छा आप सोचो, लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर वो थे जिनमें मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो। अगर ये डायरेक्शन सेम पक्का पक्का बोल रहा है तो इतना तो तय हो गया कि इक्वल वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल जरूर होंगे। बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इतना तो क्लियर है, क्योंकि अगर एक छोटा एक बड़ा हो गया तो फिर वो इक्वल थोड़ी रह जाएंगे। ये बात समझ आई है जो मैंने अभी बोली है? ओके ओके, माइक अनम्यूट रखो, अगर शोर नहीं हो रहा है, घर में शांति है तो माइक अनम्यूट रखो, आंसर करते हो अच्छा लगता है। अब मैं कहूं अनलाइक वेक्टर्स, ना बंद कर दो भैया, बंद कर दो, बंद कर दो, जो भी है बंद कर दो। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं? अनलाइक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी हो, जस्ट ऑपोजिट हो। डायरेक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट का मतलब 180 डिग्रीज। जैसे एक वेक्टर इधर जिसको मैं वेस्ट बोल देता हूं और एक वेक्टर इधर जिसको मैं ईस्ट बोल देता हूं। इसको मैं वेक्टर ए बोलता हूं और इसको मैं वेक्टर बी बोलता हूं। अब गौर से समझना बच्चा इस बारे में कि जो ये पीछे मैंने वेक्टर बनाया था जिसको मैं लाइक वेक्टर बोल रहा था या पैरेलल वेक्टर बोल रहा था,
इन वेक्टर की विशेष बात ये थी कि एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच था वो 0 डिग्री हुआ करता था। अब ये एंगल कैसे नापा जाता है वो मैं तुमको अभी बताता हूं 2 मिनट में, पर इतना ध्यान रखना कि लाइक वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, और यहां पे जो एंगल है दो वेक्टर के बीच का वो 180 डिग्री है। कैसे नापा जाता है वो बताता हूं, 1 मिनट के अंदर होगा समझना। मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, मैंने इन वेक्टर को जानबूझ के टेल टू टेल मिला दिया, ध्यान रखना टेल टू टेल मिला दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेल टू टेल मिला दिया, और किसी तरह से इन दोनों को ऐड नहीं करना है। अब मुझे दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक ये। जो छोटा वाला एंगल बनेगा दिस वुड बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, वेक्टर्स को टेल टू टेल मिलाने के बाद अगर उनको बीच में छोटा वाला एंगल टेल टू टेल कहलाता है। अभी ए और बी को मैं टेल टू टेल मिलाता हूं, देखो ए और बी को टेल टू टेल मिलाया, क्या ये 180 डिग्री एंगल दिखाई दिया? तो ये 180 डिग्री बन गया अनलाइक में। और अनलाइक का ही दूसरा नाम भी तो है, अनलाइक का ही एक दूसरा नाम है, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डायरेक्शन सेम है और पैरेलल है तो वो पैरेलल है, और अगर पैरेलल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल। अब इसी में पीछे वाले एग्जांपल में देख लो, मैं थोड़ी लंबी खींच सकता हूं आज क्लास? ओके, मान लो ये केस, ठीक, ये और इसी की टेल टू टेल रख दिया ये। अब बताओ मुझे देखने के लिए कितना घूमना पड़ा? कुछ भी नहीं घूमना पड़ा, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को देखने के लिए कुछ नहीं घूमना पड़ा, तो एंगल कितना बन गया? 0। कोई परेशानी इसमें? अब आता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नया टर्म है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यानी निगेटिव वेक्टर नहीं है अपने आप में, किसी एक वेक्टर का निगेटिव है। निगेटिव का क्या सेंस होता है? मैंने आप लोगों को फिजिक्स में कई बार टोका है कि फिजिक्स में निगेटिव का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट बताने के लिए या नेचर बताने के लिए होता है। मैं कहूं कि इस दिशा में मेरा ए वेक्टर था और मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, आई रोटेटेड इट बाय 180 डिग्रीज, और अब ये ऐसा हो गया। इसका मैग्नीट्यूड मान लो एक्स है, अभी भी तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स ही है, और मैं इस वेक्टर को नाम दे रहा हूं बी। मैं क्या कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ऐसे मॉड बना के लिख देते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट डायरेक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट। तो ऐसे समय में हम कहेंगे कि निगेटिव शब्द का इस्तेमाल इनकी डायरेक्शन को बताने के लिए किया जा रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर हैं। यानी बी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के बिल्कुल बराबर होगा, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि मैं माइनस लगा दूं, माइनस ए वेक्टर के बराबर होगा। ये माइनस लगाने का मतलब है आई हैड रोटेटेड इट बाय 180 डिग्रीज। किसी को कोई परेशानी इसमें माइनस में? यानी टू वेक्टर्स having equal magnitude and just opposite direction are called negative of a vector। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये एक बात तो पक्की पक्की इंश्योर कर रहा है कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, पक्का इंश्योर कर रहा है, और ये भी इंश्योर कर रहा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर कह रहा था डायरेक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट, वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा था। यानी अगर निगेटिव ऑफ अ वेक्टर ढूंढोगे तो पक्का पक्का तुमको एंटी पैरेलल मिलेगा, लेकिन एंटी पैरेलल ढूंढोगे तो निगेटिव ऑफ वेक्टर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी यहां पर भी एक स्टेटमेंट वही पुराना वाला टिपा जा सकता है कि ऑल नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आर एंटी पैरेलल, but all anti-parallel vectors
आर नॉट नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें किसी को बेटा? आया ना पक्का? इसका मतलब I can rotate a vector by 180 degrees and call it as negative of a vector। यहां लिख लेते हैं, to get negative of a vector we have to rotate that vector by 180 degrees। This is really very much important thing कि आपको कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी। इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? देखो कोई भी वेक्टर इनिशिएट कहां से हो रहा है समझना। अगर मैंने कहा ये वेक्टर है ए, तो वो इनिशिएट कहां से हो रहा है? यहां से, और जा किस तरफ रहा है? एरो की तरफ। यानी कि इनिशिएशन जो है वेक्टर का, स्टार्ट होना उसके टेल से। और अगर मैंने बोला को इनिशियल वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स एक ही जगह से इनिशिएट हो रहे हैं। यानी अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर बी डिफाइन करूं और दोनों की टेल कॉमन कर दूं, तो कॉमन टेल का मतलब यह है कि दोनों एक ही जगह से इनिशिएट हो रहे हैं। आया भैया नहीं आया? अच्छा, if two vectors are initiating from the same point, इसका मतलब कि जो टेल्स हैं वो कॉमन होंगी। कोई परेशानी नहीं। और ये एक दो दो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तीन चार भी हो सकते हैं। मैंने कहा मान लो ऐसा कोई सी वेक्टर है, इसको 3D में समझना बेटे हैं, अंदर बाहर किसी भी तरफ ले सकते हो, प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एक नई चीज आती है, दैट इज को प्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर्स विच आर ऑन वन प्लेन। वेक्टर्स या टू वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए, वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, कैसे सेम प्लेन पे हो सकते हैं उस बात को समझो। लेटस से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बढ़िया सुंदर प्यारा सा, ऐसा वाला, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। और मैं आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन को। ठीक, मैं इस प्लेन का नाम दे रहा हूं एक्स वाई प्लेन। और अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो आपके हिसाब से मेरे पास ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, तीसरा वेक्टर भी हो सकता है, एंड दीज आर ऑल लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को देखो तो जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर को प्लेनर वेक्टर। कोई परेशानी? अब इसमें एक थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, मैं थोड़ा सा इसमें डाउट्स रेज करके बताता हूं तुम लोगों को। प्लेन का मतलब होता है सरफेस। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स आपस में इस तरह से अटैच्ड हैं और मैं ये कह रहा हूं कि ये कोप्लेनर है या नहीं पता करो, तो तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, दो वेक्टर अगर होंगे तो कभी भी कोप्लेनर हो सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड से मुझे मतलब नहीं है। आई हैव टू वरी अबाउट अ प्लेन। और गौर से देखो, ये वो प्लेन है जिस प्लेन पे दो वेक्टर्स बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मान लो कि आप अपने दो पेन लो और अपनी स्क्रीन पर फोन की रख दो, तो क्या वो
प्लेनर वेक्टर नहीं बन जाएंगे, कोप्लेनर नहीं हो जाएंगे? वो कोप्लेनर बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर वो कोप्लेनर, समझे ना, हो गए नहीं कोप्लेनर? अगर दो पेन को अपनी स्क्रीन पर रख दो, फोन पे लिटा, सुनो, जैसे आ, इसको इस तरह देख सकते हो ना, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। मैं ऐसे बना रहा हूं वेक्टर को जानबूझकर, और ये कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे बच्चा ना एक्स और वाई में परेशान होता है, इसलिए मैं चीज बोल रहा हूं, वरना तो बोलनी नहीं थी। अब अगर मैं एक वेक्टर को इस दिशा में बनाता हूं, ठीक, और एक वेक्टर को इस दिशा में बनाता हूं, अब मुझे बताओ ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं, ये कोप्लेनर है या नहीं है? अभी भी हैं। एक्स वाई जेड से मुझे मतलब नहीं है कि एक्स प्लेन में है, वाई प्लेन में है कि नहीं। ये ए जो है जेड की तरफ, मतलब स्क्रीन के बाहर की तरफ, तुम्हारे फोन के बाहर की तरफ आ रहा है, और बी जो है वो फोन के अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी कोप्लेनर हो सकते हैं। इनका अपना कोई प्लेन हो सकता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से? कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लेन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है एक ऐसी सरफेस से जिस सरफेस पर ये दोनों वेक्टर रखे हों। अगर किसी भी इमेजिनरी सरफेस पर ये दो वेक्टर रखे होंगे तो कोप्लेनर कहलाएंगे। और तुम अपना दो पेन उठाओ और दो पेन को चुपचाप से स्क्रीन पर अपने फोन की रख दो, खड़ा नहीं करना है, लिटाना है, लिटा दो। स्क्रीन की जो सरफेस है उसको प्लेन बोलो, सरफेस बोलो। क्या सरफेस पे तुम्हारे दो पेन रखे हुए हैं? पेन का कोई एरो होगा, पेन पे कोई टिप है, टिप को मान लो, उसके पेन की निप को एरो मान लो, तो क्या कोप्लेनर नहीं हो गए? अब अपने फोन को किसी भी दिशा में घुमा दो, तो क्या वो कोप्लेनर नहीं रह जाएंगे? वो किसी भी ओरिएंटेशन में कोप्लेनर ही रहेंगे। इसका मतलब एक्स वाई जेड नहीं डिफाइन कर रहा है कोप्लेनर को। कोप्लेनर ये डिफाइन कर रहा है कि कोई भी इमेजिनरी सरफेस हो उस पर हमारे वेक्टर लाई करने चाहिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव ओनली टू वेक्टर्स, देन दे मस्ट बी कोप्लेनर, क्योंकि उन दोनों को मिलाने वाला एक सरफेस तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब कोप्लेनर की जो कंडीशन है वो आती ही तब है जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों, जैसे ये और एक ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। अब सोचो कि अगर ये दोनों एक प्लेन में है तो जेड इनके प्लेन में नहीं है, और अगर वाई और जेड एक प्लेन में है तो एक्स उनके प्लेन में नहीं है। समझे? कोप्लेनर की कंडीशन आती ही तीन वेक्टर्स के केस में है, दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। समझे ना? यानी कि कोप्लेनर कंडीशन is raised when there are more than two vectors। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात आती है जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो। अ वेक्टर having zero magnitude is called जीरो वेक्टर। खास बात क्या है कि सोचो अगर मैग्नीट्यूड ही नहीं है वेक्टर में तो क्या कोई डायरेक्शन पॉसिबल है? जैसे मैंने कहा कि 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो सवाल आएगा कि हाँ भाई किस दिशा में लगाई। अब मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाई, 0 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो 0 न्यूटन की फोर्स किस दिशा में लगाई बताओ भाई? यू विल हैव नो आंसर। क्यों? क्योंकि जब फोर्स लगी ही नहीं तो डायरेक्शन काहेगी? इसका मतलब ये है कि जीरो वेक्टर हैज नो सिग्निफिकेंट डायरेक्शन, हैज नो डायरेक्शन। अरे बाप रे बाप, ये तो अजीबोगरीब कहानी हो गई।
इसका अपना मैग्नीट्यूड भी 0 है, और भाई साहब की अपनी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है स्टिल हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर। तो बड़ी गंदी सी बात है, बिल्कुल। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना, इसलिए कि अगर मैं ये कहूं कि मैं फोर्स में फोर्स को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, तो बच्चा कहेगा फोर्स। फोर्स में फोर्स को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मान लो मैंने एफ फोर्स लिया, उस एफ फोर्स में उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। अब सोचो कि मैंने फोर्स में फोर्स को जोड़ा है, यानी आई हैड अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने उस वेक्टर क्वांटिटी को एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर दिया। तो वेक्टर से वेक्टर को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए था, आई शुड गेट अ वेक्टर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बर्बाद हो जाएगी। तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जिंदा रखने के लिए जीरो वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत है। तो वी डिफाइन जीरो वेक्टर फॉर सच अ रीजन कि भाई इनको बचाया जा सके, इन प्रिंसिपल्स को जो हमने डिफाइन कर रखे बचाया जा सके, ऑल्दो जीरो वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक छोटी सी बात और बताता हूं कि अगर मैं एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, व्हाट शुड आई गेट, वेक्टर और स्केलर, वेक्टर। उसका रीजन क्या है, मान लो तुमने कहा कि तुमने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई ड्यू ईस्ट, और मैंने कहा कि जस्ट डबल इट। तो तुमने क्या कहा कि 2 इंटू 2 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट, तो ये कितनी बन जाएगी बेटा, 4 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट। अरे डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी भाई, स्केलर के पास अपना कौन सा डायरेक्शन है। इसका मतलब इफ आई मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय ए स्केलर इट विल रिमेन एज वेक्टर, क्योंकि स्केलर तो सिर्फ एक नंबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करा दूं किसी ए वेक्टर को, आई शुड गेट अ 0। पर यहां क्या सीखा था, स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करो पाओगे क्या, वेक्टर। तो आई शुड गेट अ वेक्टर हियर आल्सो। और अगर मैं जीरो वेक्टर को ये सहमति नहीं देता हूं कि जीरो वेक्टर होता है, तो एक प्रॉब्लम की बात यहां आ जाएगी कि हम कभी भी इस चीज को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे जो अभी लॉ ऊपर बताया। इसलिए किसी किसी क्रिटिकल सिचुएशंस पे हमारे डिफाइन किए गए लॉज गलत हो जाते हैं। जीरो उनमें से एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सारे लॉज को वॉयलेट करता है, बर्बाद करता है। तो इन कंडीशंस में अपने लॉस को जिंदा रखने के लिए, उनकी वैलिडिटी को मेंटेन रखने के लिए हम इस क्वांटिटी को सिग्निफिकेंस देते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। इसी जीरो वेक्टर को किताबों में जीरो वेक्टर की तरह लिखा होता है, इसी जीरो वेक्टर को किताबों में नल वेक्टर की तरह लिखा होता है, इसी वेक्टर को किताबों में वॉइड वेक्टर की तरफ लिखा होता है। और मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर होंगे, जीरो नल वॉइड का सब एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Now I have a other type of vector, that is unit vector. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी यूनिट वेक्टर है हमारी दुनिया में। क्यों है भाई यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट, उसका कारण है यूनिट वेक्टर के इंपॉर्टेंट होने का। देखने अभी जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी क्यों इंपॉर्टेंट है। यूनिट का मतलब होता है बेटा 1, यानी अ वेक्टर whose magnitude is 1। 1 का मतलब यूनिटी, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ये सब यूनिट वेक्टर है। हाँ, खास बात क्या है समझो कि मान लो यू हैव अ वेक्टर लाइक दिस, और आप इसको बोल रहे हो ए वेक्टर, और मैंने कहा कि ए वेक्टर को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से। तो जब आप ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, तो ए वेक्टर के पास 2 बातें थी अभी तक अपने जीवन में। कौन सी 2 बातें थी, एक था उसका अपना प्यारा सा मैग्नीट्यूड और एक थी उसकी डायरेक्शन।
एक बात तो क्लियर है कि डायरेक्शन कैंसल आउट थोड़ी होती है, जैसे 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, डायरेक्शंस नेवर डिवाइड ईच अदर। अगर डायरेक्शन डिवाइड नहीं कर रही हैं तो नीचे वाले इस मैग्नीट्यूड ने ऊपर वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मार दिया। क्योंकि सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसलिए मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1। लेकिन जो 1 आएगा वो स्केलर नंबर नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर मैंने लिया हुआ और वेक्टर की अपनी कोई डायरेक्शन है, और अगर हमारे वेक्टर की कोई डायरेक्शन अभी भी बाकी है तो यहां पर डायरेक्शन होनी चाहिए। हम इसी को बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। एन बनाते हैं और ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैप। इंडियन ऑथर्स की किताबों में कैप मिलेगा, कई जगह पे ये हैट मिलता है, अमेरिकन ऑथर्स की किताब में ये रूफ करके मिलेगा। तो हम इसको कैप पकड़ के चलेंगे, कैप, ठीक। एन कैप, दिस एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यानी किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और इसकी डायरेक्शन जो है इज ऑफ ए। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस एन कैप की भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इस बात को समझना। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा देखो क्या है। जैसे मान लो तुम्हें ये जो एन कैप है ये मालूम चल चुका है, अब तुम्हें किसी ने टास्क दिया कि गेट अ वेक्टर whose magnitude is 25 और 25 यूनिट्स कुछ भी, मान लो कि फोर्स दे रखी है 25 न्यूटन, एंड डायरेक्शन एज सेम एज ए वेक्टर। डायरेक्शन ए वेक्टर की हो मगर मैग्नीट्यूड 25 का हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूं उस वेक्टर को? लेट अस से दैट वेक्टर इज डी। हमने कहा वो वेक्टर सी है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो भाई 25 है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? वही डायरेक्शन जो ए की है। तो मैं यहां पे किसी ऐसी चीज का मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा ये तो सिंपल नंबर है, नंबर का कोई डायरेक्शन नहीं होती तो मुझे यहां डायरेक्शन ही ऐड करनी है, जिससे इस 25 में तो कोई फर्क ना पड़े लेकिन डायरेक्शन ऐड हो जाए। आई शुड मल्टीप्लाई इट बाय अ यूनिट वेक्टर। अब गौर से देखो, ये जो मैंने यूनिट वेक्टर ऊपर बनाया था उस यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1 था, ठीक। तो इस 1 से डिवाइड करने पर इस 25 के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जो मेरा सी मिल रहा है उस सी का मैग्नीट्यूड 25 ही होगा, लेकिन एन वेक्टर की डायरेक्शन वो थी जो ए की है, यानी अब इस इक्वेशन के अंदर इस राइट हैंड साइड की डायरेक्शन वो हो चुकी है जो ए की हो गई है। मैग्नीट्यूड बराबर 1 और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या हमने एक ऐसा वेक्टर क्रिएट कर दिया जिसकी डायरेक्शन ए के जैसी है और मैग्नीट्यूड अपनी मर्जी का है? यानी कि अगर मुझे कोई एक डिजायर्ड वेक्टर बनाना हो तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में मुझे वेक्टर डिफाइन करना है उस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख देना चाहिए, बात खत्म। समझ आया भैया, नहीं आया? ओके। अब खास बात क्या है इस यूनिट वेक्टर की, जब हम ऑर्थोगोनल वेक्टर सीख लेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी सीख लेंगे, बेसिस वेक्टर सीख लेंगे, तब इसके सवाल करवाएंगे। उससे पहले इसके सवाल कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उसके बारे में मैं खोल खोल के बताता जा रहा हूं। अब यहां पर कुछ एक्सियल वेक्टर करके एक चीज आती है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा वहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब हम एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं, पर फिर भी बता देता हूं। एक्सियल वेक्टर्स, व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स? एक्सियल वेक्टर बेसिकली तब आएंगे जब हमारे पास रोटेशन, सर्कुलर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, इसमें डेफिनेशन भी लिख देते हैं, वेक्टर्स associated
with the rotation about n axis। किसी एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन हो रहा होता है तो ये आते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि these produce rotation effect। ठीक, ऐसा कैसे बोल पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो पता नहीं, देखो समझो। वैसे तो इसमें हाथ घुमाकर दिखाना होता है, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं समझा दूं। जैसे एक मान लो ये पॉइंट है, इससे एक धागा बांध दिया आर रेडियस का, और इस पे मैंने एक बॉब बांधा और इसको ऐसे घुमा दिया। तो आई होप कि ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। देखो गौर से, सर्कुलर मोशन कर रहा है प्यार से, बिल्कुल कर रहा है। अगर ये आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जरा अपने राइट हैंड को इसके सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन में अब जरा घुमाओ, अपने उंगलियों को इसके सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन में घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। थंब को जरा परपेंडिकुलर रखना, इस तरह से देखो, आपकी उंगलियां ऐसे घूम जाएंगी, ठीक, और जो थंब होगा उसको ऐसे परपेंडिकुलर रखना है। और आप क्लॉकवाइज करके देखोगे, देखो इसको, थंब किधर आ रहा है बताओ मुझे। थंब किधर आ रहा है, अंदर की तरफ कि तुम्हारे तरफ आ रहा है थंब? अपनी तरफ आ रहा है ना। राइट हैंड, ध्यान रखना, राइट हैंड से, राइट हैंड से। राइट हैंड थंब का इस्तेमाल करना है। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर जो थंब होगा वो आपकी अपनी तरफ आ रहा होगा, जबकि जो रोटेशनल इफेक्ट है वो देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है, पर जो बाहर की तरफ की डायरेक्शन है वो है एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। समझना, आप देख रहे हैं ऊपर से और चीजें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो आप इसे अपनी तरफ आता हुआ मानेंगे। गौर से देखो, ऊपर की डायरेक्शन को हम नॉर्थ बोला करते हैं, इधर की डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, इधर को हम वेस्ट बोलते हैं। अगर हम मोबाइल की स्क्रीन के अंदर घुस के देखना चाहें तो उसके लिए हम ऐसे क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड या इनटू द प्लेन। और ऐसे गोला लगा के डॉट लगा दें तो इसका रिप्रेजेंटेशन है परपेंडिकुलर आउटवर्ड द प्लेन। अब मुझे बताओ, जो थंब इस केस में आ रहा है वो डॉट आ रहा है कि क्रॉस आ रहा है? डॉट आ रहा है, क्लियर है। अब इसको समझने की बात क्या, इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि चीजें घूम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रही हैं, पर जो मेरा वेक्टर है वो तो या तो डॉट आ रहा है या तो क्रॉस आ रहा है, या तो प्लेन के अंदर आ रहा है या प्लेन के बाहर जा रहा है, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो मुझे करनी है वो सब राइट हैंड से करनी है, लेफ्ट हैंड का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक। ये है एक्सियल वेक्टर्स, घूमते ऐसे हैं और चलते ऐसे हैं। इसका मतलब ये घूम, वेक्टर को सोचो तो चीज घूम ऐसे रही है लेकिन वेक्टर प्रोपागेट ऐसे कर रहा है, परपेंडिकुलर उनके। दिस इज द केस। इसको राइट हैंड थंब रूल बोलेंगे आगे चल के, या स्क्रू रूल करके बोलेंगे। अब एक नए तरह के वेक्टर्स आएंगे हमारे पास। वन ऑफ देम इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ मुझे। पोजीशन डिफाइन करने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बिना तो हम पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक्स, वाई एंड जेड, और यहां मेरा कोई पार्टिकल बैठा है जिस पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं, उससे परपेंडिकुलर डाला जाए तो यहां पड़ता है। और अगर अब कोई तुमसे ये कह दे कि इसका बताओ जरा, तो ये मेरा ओरिजिन है,
इस ओरिजिन से इसको मिला दो और तुम कहोगे कि ये जो है ना आर वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर drawn from the origin of a coordinate system to the position of particle, location of a particle, is called position vector। इसमें एक अजीब बात यह है कि जो ये पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर में जो आप ड्रॉ कर रहे हो लाइन, ये पोजीशन वेक्टर में खास बात समझना कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना रहे हो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते थे, मतलब ये कि आप यहां भी ऐसा कोऑर्डिनेट बना लेते, कोई यहां बना सकता था, उसमें एक्स वाई जेड भी कहीं भी लिए जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स वाई जेड में। ठीक, तो आप एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस सब अपने मन से डिफाइन करते हैं, ओरिजिन अपने मन से चूज करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर अवलीन किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही है और हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राज किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है अलग अलग जगहों पे खड़े होके, और हम मान के चल रहे हैं कि जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, तो एक ही पार्टिकल की हम तीनों अलग अलग लोकेशंस बताएंगे। जैसे मान लो अन्नू खड़ा है बीच में और हम खड़े हैं यहां और अवलीन खड़ी है यहां, हम कहेंगे अन्नू मेरे राइट में खड़ा है, अवलीन कहेगी मेरे लेफ्ट में खड़ा है। अन्नू एक ही जगह खड़ा है बट द ऑब्जर्वेशन चेंजेस, क्योंकि मैंने अपने आप को ओरिजिन माना। पर मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि अन्नू अवलीन के राइट में खड़ी है, अन्नू अवलीन के राइट में खड़ा है। अगर मैं अवलीन के रिस्पेक्ट में आंसर करने लग जाऊं, यानी अवलीन को अपना ओरिजिन मानने लग जाऊं, तो मैं भी वही आंसर बताऊंगा जो कि अवलीन बता रही है। ये बताने का मतलब था। अब आप क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। यू आर डिफाइनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सिंपली। ठीक है ना? वेक्टर that joins two positions of a particle। पार्टिकल की दो पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। जैसे दो पोजीशन मतलब एक पार्टिकल कहीं था, कहीं चला गया, वहां से उठकर, तो देखो क्या सीन है, ये x, ये y और ये z। लेटस से मेरा पार्टिकल यहां था किसी p पॉइंट पर और अब यहां चला गया किसी q पॉइंट पर। तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूं कि, और इस ओरिजिन को मैं o नाम दे रहा हूं। तो इसका ओरिजिनल जो r1 वेक्टर है, तो r1 वेक्टर को मैं नाम दे सकता हूं OP वेक्टर। ध्यान रखना OP वेक्टर और PO वेक्टर जस्ट ऑपोजिट हैं, निगेटिव हो जाएगा। OP का मतलब O पर टेल और P पर हेड, ये मतलब है। लिखने का तरीके में सीक्वेंस का ध्यान रखा गया है। ये टेल है और ये हेड है। अब मेरा वेक्टर कहां हो गया है? अब पार्टिकल की पोजीशन यहां आ गई है। लेट अस से दिस इज r2 वेक्टर। आई कैन राइट r2 वेक्टर एज OQ वेक्टर। अगेन ये चीज जो है वो टेल है और ये जो है वो हेड है। अच्छा लगा? हम कहां से कहां गए हैं? व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन P, व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन Q। इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर बना दीजिए, दिस इज कॉल्ड R वेक्टर। एंड दिस R वेक्टर विच इज
PQ vector is termed as displacement vector. अभी जब मैं प्लस माइनस सिखाऊंगा आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि OQ माइनस OP इज PQ. मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये चीज समझना, ये है तरीका इसका, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. अब हम वेक्टर की बेसिक जानकारी ले चुके हैं. अब मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को एडिशन लॉस सिखाऊं. लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में तीन तरह के लॉज हम पढ़ेंगे. पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ. दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ. तीसरा हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ. और इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर अंदर हम लोग एक चीज पढ़ रहे होंगे जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ मैग्नीट्यूड. मतलब जो भी वेक्टर है, जो वेक्टर बनेगा दो से जुड़ने के बाद, उनका कितना मैग्नीट्यूड होगा ये पता करना. ये बेसिक लॉ है. दूसरी बात, ये डिराइव्ड फ्रॉम ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ से ही मैं आपको बना के दिखाऊंगा, किताब में इस तरह नहीं दिया होता है. एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है ये. इंपॉर्टेंट है, रटा होना चाहिए. हमारी शुरुआत हो रही है ट्रायंगल लॉ से. तो चलो ट्रायंगल लॉ करते हैं धूमधाम से. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब देखो ट्रायंगल लॉ क्या है. अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं और सिखाना चाहता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले, कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो बातें होती हैं. एक तो उसका होता है बेटा मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन. अगर मैं दो चीजें किसी वेक्टर की चेंज ना करूं तो क्या वो वेक्टर बदल जाएगा? बताएं आप लोग. अगर हमने किसी वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को नहीं बदला, तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर नहीं बदलेगा. तो मैं यहां पर एक चीज और पहले इंक्लूड कर दूं. इफ वी डू नॉट चेंज द डायरेक्शन and magnitude of a vector, then the vector remains constant या remains same. कोई परिवर्तन नहीं होता है. अच्छा, एक चीज सोचो. अब इसमें एक ब्लॉक है, m मास का है, इस पर इधर फोर्स लग रही है. कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्स लाइक दिस ऑन आवर पेज? परेशानी किसी को इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट करने में? सर जी एरो ठीक नहीं बना.
क्या हम ये रिप्रेजेंटेशन अपने पेज पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोले भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? तो बताओ फिर, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा, क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका लॉजिक है। अबे हम तो ड्रॉ कर रहे हैं कॉपी पे, क्या फर्क पड़ जाता है? फोर्स लगी होगी किसी पार्क में कहीं भी, वहां से हम देख के आए यहाँ पे बना रहे हैं, तो बना तो घर पे रहे हैं ना, कौन सा ईटा घर पे रखा है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं? तो बेसिकली हम कॉपी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर सकते हैं। अब देखो गौर से, कॉपी पे मैंने ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया सच एज ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को मैं इस तरह रिप्रेजेंट यहां कर सकता था, तो मैं ऐसा भी तो मेरी चॉइस के ऊपर था कि मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर लेता इसको इस तरह से, क्या दिक्कत थी? चाहे जहां चाहता वहां बना देता, क्या वेक्टर बदल जाता? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बना देता तो पक्का वेक्टर बदल जाता, ये तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन अगर मैं इस कोने में भी ऐसा ही बनाता तो भी तो ये वेक्टर सेम ही रहता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने वेक्टर को बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले एक प्लेन में कहीं भी मूव करा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अ वेक्टर कैन बी मूव्ड इन अ प्लेन, प्लेन में इसलिए कि अगर मोबाइल की स्क्रीन पे घूम रहा है और अगर इसको आप मोबाइल की स्क्रीन के बाहर ले आओगे, घुमा दोगे, इसको बाहर की तरफ पॉइंट कर दोगे, तो डायरेक्शन बदल जाएगी। If I move a vector without changing its direction and magnitude in a plane, then the vector would not get changed. कोई परेशानी इसमें किसी को बेटा? देखो मैं आपके सामने वेक्टर हिला डुला के दिखा रहा हूं, आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते थे, आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सारे वेक्टर जो मैं बना रहा हूं सब एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं। किसी को कोई परेशानी? इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूजन लिख देता हूं, अब उसके बाद ट्रायंगल लॉ आएगा। इफ वी मूव अ वेक्टर parallel to itself in a plane without changing the magnitude। अच्छा, डायरेक्शन वाली बात यहां खप गई क्योंकि पैरेलल टू द वेक्टर मूव करना है। देन द वेक्टर डजंट चेंज। इंपॉर्टेंट टर्म है, रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग पूरे साल भर फिजिक्स में करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। ठीक, वी कैन मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। अब आता है ट्रायंगल लॉ। लेट मी डिफाइन द ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, खेल क्या है इसका समझो। मेरे पास लेटस से एक वेक्टर है ए ऐसे, और एक वेक्टर है बी ऐसे, with some direction and some magnitude, and I have to find a vector called r vector, that is a vector plus b vector। तो हमने कहा ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है कि जो पहले लिखा हुआ है इसके हेड पे जो बाद में लिखा हुआ है इसका टेल रख दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर वेक्टर्स। तो ए वेक्टर को आपने ऐसे बनाया। अब खास बात क्या है कि आप वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हो। तो जो ये आपका बी वेक्टर आपने बना रखा है, इस बी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करो। शिफ्ट करके लेके कहां चले आओ? ए पर। ए के हेड पर बी का टेल। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा हो गया बेटा? हेड टू टेल कॉम्बिनेशन।
हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। ये आपको याद होना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ की जो खास बात है वो क्या है। ट्रायंगल लॉ की मुख्य बात है हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। यही बदल जाएगी पैरेललोग्राम में। अब आप क्या करो कि ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड की तरफ एक वेक्टर बना दो, टेल टू हेड एक वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा यही तुम्हारा आर वेक्टर होगा, एंड दिस आर वेक्टर वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसी को कोई परेशानी इसमें बेटा ट्रायंगल लॉ में? मैं स्टेटमेंट भी लिख के दिखा दूंगा अभी, पर सबसे पहले तो ये समझो कि ये बात आई कि नहीं आई। जो आपको दो वेक्टर्स प्रोवाइडेड हैं, आप उन दो वेक्टर्स को चुपचाप से ड्रॉ करिए। पहले एक वेक्टर अपनी मर्जी से बनाइए सच एज ए वेक्टर, और उसके बाद आप बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए और ए के हेड पर रख दीजिए बी का टेल। दिस हेड टू टेल कॉम्बिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब वेक्टर ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल में हेड टू टेल पढ़ेंगे, और जब ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। ठीक, ध्यान रखें। ये हो गया। अब मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा स्टेटमेंट सुन के। देखो स्टेटमेंट क्या है, बढ़िया सा कलर लेते हैं। ये इट दिस लॉ स्टेट्स दिस लॉ, पानी खत्म हो गया, दिस लॉ states if two vectors acting on a particle, दो फोर्सेस हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order. Comma, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, of that triangle, in opposite order. लॉ तो इतना भयंकर लिख दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ाया था तो आसान था। ऐसा ही होता है, समझाते समय बहुत आसानी से समझ आता है, भाषा उसकी बहुत कठिन हो जाती है। तो दिस इज योर ट्रायंगल लॉ। कुछ खास बातें हैं इस ट्रायंगल लॉ में। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट बात है, दो वेक्टर की बात कर रहा है लॉ, यानी कि इस लॉ की एक परेशानी ये है कि ये एक वक्त में एक साथ सिर्फ दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकता है। दो से ज्यादा अगर आप तीन वेक्टर को एक साथ ऐड करने आओगे तो ये तीन वेक्टर को एक साथ ऐड नहीं करेगा, कहेगा पहले दो वेक्टर को ऐड करो, जो रिजल्टेंट आए उससे तीसरे को ऐड करो। तो दिस वेक्टर कैन ऐड अप टू टू वेक्टर्स ओनली एट अ टाइम। वी कैन ऐड, दिस लॉ कैन ऐड टू वेक्टर्स एट अ टाइम। एक साथ सिर्फ दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकता है।
ये इसकी एक थोड़ी सी परेशानी भी है, आगे चल के इसके ड्रॉबैक में देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है आगे देखो, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम। दूसरी बात ये है कि अगर दो फोर्सेस काम कर रही है उनको ऐड करना है, तो दो फोर्सेस भैया एक ही समय पर लगनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पहले एवलिन को 10 न्यूटन से खींचा, फिर हमने छोड़ दिया, अन्नू ने अपनी तरफ 10 न्यूटन से खींचा, तो नेट फोर्स 0 हो गई, ऐसा नहीं होगा। दो वेक्टर्स एक साथ काम करने चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्टिंग एट द सेम टाइम are represented in the magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order। एक ही ऑर्डर में। अब ये ऑर्डर कहां से आ गया वो देखो, ऑर्डर क्या चीज है। दिस ऑर्डर इज कि अगर मैंने पहला वेक्टर मतलब सच एज माय ए वेक्टर को मैंने ऐसे बनाया, तो पहले मैंने इसकी टेल बनाई, फिर मैंने उसका हेड बनाया, यानी मैं हेड टू टेल ड्रॉ कर रहा हूं। तो दो साइड्स को मुझे सेम ऑर्डर में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको, द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय इन मैग्नेटिक डायरेक्शन बाय द टू साइड्स। ये दो साइड जो हैं वो ट्रायंगल की सेम ऑर्डर में हो। तो जब मैंने पहली वाली ड्राइंग करी टेल टू हेड, तो दूसरी वाली जो होगी वो भी टेल टू हेड ही बनेगा, यानी कि टेल हेड पे टेल रखा जाएगा। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैंने पहला टेल टू हेड बनाया है तो दूसरा वेक्टर भी मैं टेल टू हेड ही बनाऊंगा। देखो मैंने टेल टू हेड ही बनाया है। इसको आसान तरीका समझने का क्या है कि पहले वाले की टेल पर दूसरे वाले का हेड, या पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की टेल, ये समझने का तरीका है। और उसकी किताबी भाषा क्या है, जो वेक्टर का लॉ है वो ये है कि अगर मैं इसको टेल टू हेड बना रहा हूं तो दूसरे वाले को भी मैं टेल टू हेड ही बनाऊंगा। दिस इज वन ऑर्डर। और तीसरा वाला जो है वो तीसरी डायरेक्शन लेगा, लेकिन गौर से देखें आप उसको, तीसरी डायरेक्शन को अगर आप देखें तो थर्ड वाला जो है आपने इस तरह बनाने की कोशिश की है, थर्ड वाले को आपने ऐसे बनाने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे बनाने की कोशिश का मतलब क्या है कि आपने हेड टू टेल बना दिया है, यानी ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, ऑपोजिट कर दिया है। टेल टू हेड, टेल टू हेड, हेड टू टेल, ये आर आ गया। अब देखो ये गौर से कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर टेल टू हेड, देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर is represented in magnitude and direction by the third side of that triangle in opposite order। this opposite order is very much important, क्योंकि तीसरा वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उल्टा बना दिया जाएगा। ठीक, अब इसको मेरा सिखाने का तरीका क्या है वो सोचो, क्योंकि तुम्हें बार बार ये ऑपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर नहीं याद रखना है। तुम्हें क्या रखना है कि पहले अपना एक वेक्टर बना लीजिए, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दीजिए, फिर जो रिजल्टेंट होगा वो टेल टू हेड होगा, टेल टू हेड होगा, खत्म। ये है याद करने का तरीका। गॉट माई पॉइंट। जो लॉ है वो लॉ है, ऐसा ही लिखना होता है पेपर में, लेकिन सीखने के लिए जो मैं सिखा रहा हूं वही सही है, क्योंकि लॉ बहुत कंफ्यूजिंग होता है, स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है। नाउ मूव ऑन। तो अगर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर है ए, और फिर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर है बी, बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा। आई एम आस्किंग यू फॉर आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा। तो तुम सबसे पहले क्या करने वाले हो मुझे बताओ, तुम सबसे पहले बनाने वाले हो ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रख दोगे, इसी को दूसरी भाषा में बोल दें कि सेम ऑर्डर में बना देंगे, टेल टू हेड तो टेल टू हेड। अब जो थर्ड साइड होगी वो ऑपोजिट ऑर्डर में बनाते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर लिख देंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन। परेशानी कोई। दूसरा एग्जांपल देखें, ये ए, ये बी, बनाओ बेटा आर, क्या होगा। ए पहले ही बना लीजिए, और ए के हेड पर बी का टेल ऐसे बना लीजिए, ए, ये बी, और फिर जब आप इसका टेल बनाएंगे तो आप टेल टू हेड ये बनाएंगे, और ये होगा आपका आर वेक्टर। भैया नहीं आया। और देखें, ये आपका ए वेक्टर है,
और ऐसे आपका बी वेक्टर है, और फिर आपको बताना है आर वेक्टर क्या होगा। तो आप क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले बनाएंगे ए वेक्टर, और ए वेक्टर के हेड पे रख देंगे बी का टेल। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आ गया आपका बी वेक्टर। अब टेल टू हेड आपको रखना है थर्ड वेक्टर, तो ऑपोजिट ऑर्डर में ये बना दीजिए, दिस इज योर आर वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब इसमें एक चीज सीखी जाती थी कि जब हम ये पढ़ते थे कि a प्लस बी और b प्लस ए, ये दोनों बराबर होते थे कि नहीं होते थे? तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये भी होता है कि नहीं होता है, ये पता करना है। ये तो ट्रू है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, क्योंकि जोड़ने में डायरेक्शन का खेल आ जाता है, इसलिए यहां कहानी बदल सकती है। तो यू हैव टू डिटरमाइन कि क्या ये केस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आओ करके देखें। मैं आपको एक बहुत सिंपल केस देता हूं समझने के लिए, उसके बाद जितना रैंडम कहोगे उतना रैंडम केस ले लेंगे। ये ए वेक्टर है और ऐसा वर्टिकल बी वेक्टर है। मैं आर वेक्टर निकालना चाहता हूं जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और इसी तरह मैं कोई आर प्राइम वेक्टर भी निकालना चाहूंगा जो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तब तो हम प्रूव कर देंगे कि कम्यूटेटिव है, वरना नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले आर वेक्टर निकालो। सबसे पहले ए वेक्टर बनाया जाए, इसके हेड पर टेल बना करके बी वेक्टर बनाया जाए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। अच्छा, अब जरा इधर का केस देख लो। पहले बी वेक्टर बनाइए, इधर क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर बना ले, जगह कम है। पहले बी वेक्टर बनाइए और इसके हेड पर ए का टेल रख दीजिए, ए वेक्टर बनाइए। अब जो आपका आर वेक्टर है वो टेल टू हेड इधर आएगा। ओ तेरी, तो ये तो एक ही जैसे बन गए। क्या ये आर वेक्टर है? हाँ। क्या ये आर प्राइम वेक्टर है? हाँ। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बिल्कुल, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल है ए और बी साइड के। डायरेक्शन भी सेम दिख रही है क्या? हाँ। इसका मतलब मालूम पड़ा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर, यानी कि घूम फिर के मालूम चल गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब किसको पहले रख रहे हो, एडिशन के रिजल्ट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ए को पहले रखा या बी को पहले रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए को पहले रखो तो भी वही आएगा, बी को पहले रखो तो भी वही आएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ जिसको हम बोला करते थे। तो एडिशन में वेक्टर कॉम्यूटेटिव होते हैं, ये याद रखना है। तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, ट्रू या फॉल्स? तो रहेगा ट्रू। फॉल्स गड़बड़ है। कोई परेशानी? राम लालू आया? नहीं आया? आ गया? अच्छा, अब इसी को वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा और केस ले लो, कि एक रैंडम सा केस ले लो। लेटस से तुम्हारे पास ये ए वेक्टर है और इतना अजीबोगरीब बी वेक्टर है। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, ए वेक्टर, और इसके हेड पर बी का टेल रख दो और ये कहो बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा आपके लिए वो इधर की तरफ आएगा, दिस इज योर आर वेक्टर। अब इसी का आप उल्टा फिर से करने की कोशिश करो और कहो कि पहले तो भैया हम बी को रखेंगे और बी के हेड पर ए का टेल रखेंगे। तो ए का टेल रखने पर जो मिलेगा उसके बाद इसको मिला लीजिए। क्या ये आर वेक्टर फिर से निकल आया? एन आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, फिर से वही चीज हो गई। द सेम थिंग वी हैव प्रूव अगेन एंड अगेन। जब चाहो तब प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये होता है और ये याद रखना है। चलो खैर, इतना हो गया, काफी है। ये था बेटा ट्रायंगल लॉ। इस ट्रायंगल लॉ के बाद हम चर्चा करेंगे पैरेललोग्राम की।
12 में से 8 बचे। अवलीन है, कार्तिक है, सौम्या है, वंश है, राज है, अन्नू है, हिमनीश है, वैष्णवी है। राघव कहाँ चला जाता है यार? कब से? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। काफी टाइम हो गया, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। और अब आप लोग, इस क्लास की रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे में आ जाएगी, तो राघव को एक मैसेज डाल देना कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग 2 घंटे बाद इसी ऐप पे आ जाएगी, तो रूम पर आकर उसी क्लास को दोबारा देख लेगा। ठीक है? मैं ओवर कर रहा हूँ, तुम लोग भी इस लेक्चर को चाहो तो दोबारा देख के रिवीजन कर लेना, और ये पार्ट रिवाइज कर लेना। ठीक है? मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। क्लास ओवर कर रहा हूँ बेटा। ओके बेटा।